हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन ऑफ द चैप्टर नेम सरफेस केमिस्ट्री। तो आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे क्वेश्चन कवर करेंगे इस चैप्टर के, वो भी डिटेल में। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को रिवाइज करना चाहें तो मैंने ऑलरेडी अपने हैंड रिटन नोट्स को इसके ऑलरेडी रिवाइज करवा दिया है। आपको मैं इसका लिंक जो होगा वीडियो का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसका रिविज़न कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट अकर एट द इंटरफेस ऑफ द फेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेसेस नहीं हो रही होगी जिसमें यहाँ पे इंटरफेस बन रहा होगा। तो आप देखोगे किस में यहाँ पे इंटरफेस नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस होती है जहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन हो रही होती है तो उसको एक सरफेस की नीड होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक फेस बन रहा होगा बिटवीन द टू फेजेस। अब जैसे हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है हेट्रोजीनस कैटालिसिस। तो हेट्रोजीनस कैटालिसिस में क्या होता है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, यानी कि फेजेस अलग अलग होते होंगे। तो यहाँ पे फेजेस अलग होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरफेस बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो नाम से ही बता रहा है होमोजीनस कैटालिसिस। तो होमोजीनस कैटालिसिस इज़ द राइट आंसर हेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फेजेस होते हैं वो नेम सजेस्ट कर रहा है सेम फेज में हो रहा होगा, तो यहाँ पे इंटरफेस यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है कोरोजन। तो हम जानते हैं रस्ट लग जाती है तो वहाँ एटमॉस्फेयर और मेटल के बीच में एक इंटरफेस तो बनता है ना। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, जो नहीं करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा होता है। ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया भी था डिटेल में तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था किस तरीके से यहाँ पे होता है। सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, एक चीज़ तो मैंने आपको ये बताई थी, ये याद रखना। तो आप यहाँ पे क्या याद रखते हो कि जैसे हमारा कोई भी हो, जैसे हमारे इक्विलिब्रियम पे हो या कोई भी चीज़ पे, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा डेल्टा जी है ना, यहाँ पे डेल्टा जी आपको एक यहाँ पे इक्वेशन याद है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच टी डेल्टा एस। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे डेल्टा जी जो होता है वो ज़ीरो होता है, ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ अगर डेल्टा जी ज़ीरो है तो यहाँ पे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो यहाँ से डेल्टा एच जो होगा वो हमारा इक्वल होगा टी डेल्टा एस के। ठीक है, तो आपने यहाँ से देखा कि हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ करेक्ट वन। ठीक है, समझ आया हमने कैसे किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। इनमें से कौन सा इंटरफेस जो होगा जिसमें नहीं ऑब्टेन होगा। देखो यहाँ पे लिक्विड और लिक्विड के बीच में यहाँ पर होता है। ठीक है, और सॉलिड लिक्विड और लिक्विड गैस के बीच में भी होता है, लेकिन गैस और गैस के बीच में नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो तो लिक्विड और लिक्विड के बीच में भी नहीं होना चाहिए। अब एक्चुअली क्या होता है ना, लिक्विड अगर दो अलग अलग डेंसिटी के हो यानी कि इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, आपस में नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लिक्विड आपने देखे होंगे आपस में, आप तेल और पानी को मिलाओगे तो वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे गैस जो होगी ना, गैस बहुत जल्दी मिल जाती है, बहुत जल्दी यहाँ पे डिफ्यूजन और इंटरमिक्सिंग इसकी हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं आगे। द टर्म जॉब्सन स्टैंड्स फॉर, जो जॉब्सन टर्म है वो किसके लिए होता है। देखो जॉब्सन जो होता है, सब में ही जॉब्सन आ रहा है ना, तो आप ऐसे याद रखो कि जॉब्सन जो टर्म है जो दोनों के लिए डिफाइन होता है, बोथ फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि द एक्सटेंट ऑफ फिजिक्स ऑप्शन ऑफ ए गैस विल विथ। देखो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ फिजिक्स ऑप्शन ऑफ ए गैस इंक्रीजेज विथ। ठीक है, तो फिजिक्स ऑप्शन में हम क्या देखते हैं कि कब बढ़ता है। ठीक है, तो ये तब बढ़ता है जब इंक्रीज होगा टेम्परेचर, डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन स्ट्रेंथ। देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे फिजिक्स ऑप्शन गैस जो इसकी एक्सटेंट तब इंक्रीज होगी जब यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज का क्या सेंस है, देखो समझो इस चीज़ को, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वो होगा कम हो जाएगा। ठीक है, उसकी रेंडमनेस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वो यहाँ पर वैसे भी फिजिक्स ऑप्शन में वीक वैन फोर्सेस होती हैं, तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो घटता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे को फिजिक्स ऑप्शन की यहाँ फिजिक्स ऑप्शन बढ़ाना है तो मेरे को यहाँ पे टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं आगे। द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन फॉर द एब्जॉर्बेड फ्रॉम द सोल्यूशन फेज इंक्रीजेज विथ। अब देखो यहाँ पे हमारा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सटेंट एड्जॉर्प्शन की
ऑफ एब्जॉर्बेट फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज इंक्रीजेज विथ, तो किसके साथ इंक्रीज करेगा, विद द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट इन अ सॉल्यूशन। हाँ, जितना ज़्यादा सॉर्बेट हो जो हमारा एब्जॉर्बेट होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे एड्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये करेक्ट क्यों है, अब बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेट, नहीं हमने डिटेल में पढ़ रखा है ना कि यहाँ पे फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं इस पर, तो हमने देखा था कि सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ना कि डिक्रीज। इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं, डिक्रीज होना चाहिए टेम्परेचर में। अभी हमने देखा था लो टेम्परेचर पे यहाँ पे एड्जॉर्प्शन यहाँ पे अच्छी होती, मतलब फिजिक्स ऑप्शन ज़्यादा होता है, यानी कि एड्जॉर्प्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट नहीं, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। ना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द फेनोमेना ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे नॉट लिखा है, नॉट को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो नॉट क्या है, मतलब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेबल नहीं है टू द फेनोमेना ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, तो पहली चीज़ तो आप ये याद रख लो कि सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं जितने भी यहाँ पे पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जैसे कि डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है, तो डेल्टा एस यहाँ पे नेगेटिव होता है। मैंने क्यों बोला डेल्टा एस नेगेटिव होता है, तो डेल्टा एस हमारा होता क्या है, डेल्टा एस हमारा होता है एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी होती है डेल्टा एस। तो एंट्रोपी से हम क्या मेज़र करते हैं, यहाँ से हम मेज़र करते हैं रैंडमनेस। ठीक है, तो रैंडमनेस जो होती है यहाँ पे इसकी कम हो जाती है, जब हम एड्जॉर्प्शन करते हैं ना तो यहाँ पे इसकी रैंडमनेस कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एस जो है हमारा वो यहाँ पे क्या होता है, लेस देन 0 होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आगे। डेल्टा जी की बात करें वो भी यहाँ पे नेगेटिव होता है। अब डेल्टा जी नेगेटिव क्यों होता है, डेल्टा जी नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि जो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो अपने आप हो रही होती है, तो ये स्पॉन्टेनिटी के लिए हम देखते हैं, तो यहाँ पे ये जो डेल्टा जी है वो भी नेगेटिव होता है। फिर फर्दर हम बात करें डेल्टा एच की, तो यहाँ पे डेल्टा एच भी यहाँ पे नेगेटिव होता है। अब डेल्टा एच नेगेटिव कैसे आया, अब उसको देखो कैसे आया ये नेगेटिव। जब मैंने डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करा, तो यहाँ पे आप चीज़ें देखोगे, ये मैं एक्स्ट्रा में लिख रही हूँ समझने के लिए, है ना। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ पे इससे समझेंगे कि एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, वो इसी कॉन्सेप्ट से आती है समझ में। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो मैंने डेल्टा जी जो है मेरा नेगेटिव कब आएगा, देखो डेल्टा एस मेरा नेगेटिव है और टी जो है ये यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे ये दोनों प्लस में आ जाते हैं। तो ये दोनों अगर प्लस में आ गए हैं तो डेल्टा एच जो है हमारा अगर वो भी प्लस में आ गया तो डेल्टा जी भी प्लस में आ जाएगा। नहीं, हमें डेल्टा एच जो होता है वो नेगेटिव में चाहिए होता है ताकि हमारा डेल्टा जी है वो यहाँ पे नेगेटिव आ पाए। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है, और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो भी यहाँ पे इससे बड़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ भी याद रखना है कि डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होता है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टी डेल्टा एस। ठीक है, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा में मुझे बतानी थी, तो इसी से हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एड्जॉर्प्शन है हमारी वो क्या है, इज़ अ एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, तो ये हमें एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से कंक्लूड कर लिया है। अब यहाँ पे फटाफट से जो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट होता है वो तीनों के तीनों नेगेटिव होने चाहिए। ऑप्शन 1 आपको दिख रहा है पॉजिटिव है, तो वो करेक्ट हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि नॉट पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आगे। अगर अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे कवर करा चुकी हूँ वीडियो, इसका 1 शॉट वो भी देख लेना जाके, सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में वहाँ भी कवर कराए थे, यहाँ पे भी सारे क्वेश्चन मैं डिटेल में कवर कर रही हूँ ताकि और भी क्वेश्चन बन सके ना, तो इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ से सॉल्व हो सकें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो फिजिक्स ऑप्शन के बारे में ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि फेवरेबल नहीं है, वो हमें पता नहीं है। हाई प्रेशर फेवरेबल है, यस हाई प्रेशर फेवरेबल है। नेगेटिव डेल्टा एच होना चाहिए जो कि अभी हमने देखा था। क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर यहाँ पे क्यों लिया है, अभी मैंने बताया था कि हाई टेम्परेचर जो होता है वो यहाँ पे फेवरेबल नहीं होता है। ठीक है, लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर से होता क्या एक्चुअली, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो अट्रैक्शन है वो ना यहाँ पे चेंज होने लगती हैं, जल्दी जल्दी टूट जाते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर होना चाहिए। एड्जॉर्प्शन यहाँ पे लो टेम्परेचर पे ही ज़्यादा होती है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है,
देखो, फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस स्पीसीज में चेंज टू केमिकल एड्सॉर्प्शन विद, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन को हमें यहाँ पे केमिकल चेंज में कन्वर्ट करेंगे। कौन से चेंज करने से? डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। देखो भाई, इनसे तो इन्फ्लुएंस होना नहीं है इसको, तो यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस मेजरली इससे होगा इंक्रीज इन टेम्परेचर से। कैसे? जब हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, देखो बच्चों, फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन के डिफरेंसेस अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने वीडियो में भी कहा था, इनसे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया था, इस तरीके का ग्राफ बना था इसका, तो टेम्परेचर और यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे यहाँ पे ये जो ग्राफ बना था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे एक्सटेंट जो है इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये इस तरीके से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फिजिक्स ऑप्शन एब्जॉर्बेंट डज नॉट शो स्पेसिफिसिटी फॉर एनी पर्टिकुलर गैस बिकॉज, तो वो कोई भी स्पेसिफिसिटी नहीं शो करता, क्यों? तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। आप फिजिक्स ऑप्शन में हमने बात करी थी कि ये स्पेसिफिक नहीं होता है, केमिस्ट्री ऑप्शन हमारा हाईली स्पेसिफिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होती है ना बच्चे, वंडरवॉल फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो वंडरवॉल फोर्सेस जो होती हैं एक्चुअली बस ये फोर्सेस होती हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्ट करके बस यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल यहाँ पे उसे इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक नहीं होती हैं वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक नहीं रहेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है फिजिक्स ऑप्शन में ये वंडरवॉल फोर्सेस है तो वो भी स्पेसिफिक नहीं होगी। तो ऑप्शन 1 ही हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन नहीं पूछा है, एब्जॉर्प्शन पूछा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन, वाटर ऑन सिलिका जेल। तो ये तो हमारा एड्सॉर्प्शन का एग्जाम्पल है, वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारा, मैंने जब कराया था तो डिटेल में लिस्ट दी थी आपको कि ये याद करने हैं, ये एड्सॉर्प्शन के, ये एब्जॉर्प्शन के, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड वाटर जो होता है इसमें चला जाता है, तो यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑन फाइनली डिवाइडेड निकल, ये जो है ये भी यहाँ पे एड्सॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन ऑन मेटल सरफेस, ये एड्सॉर्प्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 हम कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ए डाटा गिवन बिलो प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग शो लीस्ट एड्सॉर्प्शन ऑन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल, ठीक है। तो लीस्ट पूछा है, हाईलाइट कर लिया करो, नॉट, लीस्ट, मोस्ट, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं और आंसर हम पता होता है तो भी गलत कर देते हैं, ठीक है। गलत नहीं करना है। तो देखो एक चीज़ याद रख लो बच्चों कि गैसेस जो होते हैं जिसमें ज़्यादा टीसी होता है, तो जितना ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, ये याद रख लो, ठीक है ना। एक पॉइंट आता था जब हम इसमें डिस्टिंग्विश करते थे फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट्री ऑप्शन पे, कि जो गैसेज जो ज़्यादा लिक्विफेबल है उनके पास ज़्यादा एक्सटेंट होती है यहाँ पे फिजिकल ऑप्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ इस पॉइंट में मैंने कर दी है, इसको ऐसे याद रख लो, बस डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, जितना ज़्यादा टीसी उतना ज़्यादा एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होनी किसकी चाहिए थी, SO2 की, जो कि है 630, लेकिन यहाँ पे सबसे लीस्ट पूछा है हमसे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 33 यानी हाइड्रोजन की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हेट्रोजेनस कैटालिसिस इज इन्वॉल्व। तो हेट्रोजेनस कैटालिसिस क्या होता है? हेट्रोजेनस कैटालिसिस में मैंने बताया था रिएक्टेंट और जो कैटालिस्ट होते हैं उनकी दोनों की फिजिकल स्टेट जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो वो यहाँ पे हमारा किस में आ जाएगा, हेट्रोजेनस कैटालिसिस में आ जाएगा। अगर सेम फेज होगा ना हमारा रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का, तो वो होमोजेनस में आ जाएगा, ठीक है। तो हेट्रोजेनस, अब पहली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे दे रखी है, इसमें आपको सब गैसेस में दिख रहा है, तो ये तो हमारा डायरेक्टली किस में इन्वॉल्व हो गया, होमोजेनस में, ठीक है। तो यहाँ पे होमोजेनस कैटालिसिस हो जाएगी, ठीक है, कैटालिसिस आप लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे ये सॉलिड में दिया है। अब जब यहाँ पे हमारे पास सॉलिड में दिया है पीटी, तो यहाँ पे ये हेट्रोजेनस में आ जाएगा, ठीक है, हेट्रोजेनस आ जाएगा। ये जो है इसमें भी Fe हमारा यहाँ पे सॉलिड आयरन हमारा सॉलिड में दे रखा है, तो ये भी यहाँ पे हेट्रो में आ जाएगा। और यहाँ पे ये लिक्विड है, ये एक्वास है, ये एक ही यहाँ पे स्टेट होगी, तो ये हमारा होमो में आ जाएगा। तो ऑप्शन आप देखोगे B एंड C ये दोनों हेट्रोजेनस में कंसिडर है, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोप इन वाटर सोप बिहेव एज, ठीक है। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर हम सोप की ले लेंगे वाटर
में तो होगा क्या, देखो वाटर में क्या होगा, जैसे अगर मैं बात करूँ ये हमारा वाटर है, ठीक है, तो वाटर है यहाँ पे, नॉर्मली मैं बना देती हूँ यहाँ पे ये वाटर है, ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे, सबसे पहले कुछ इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक यहाँ पे पोलर हेड होता है, तो ये हमारा क्या है, हेड है, ठीक है, हेड है यहाँ पे जो कि हमारा COONA प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, पोलर हेड है ना, पोलर हेड है। और यहाँ पे पीछे जो टेल होती है ये नॉन पोलर टेल होती है, नॉन पोलर टेल, ठीक है, तो ये यहाँ पे ना बहुत सारे इकट्ठे होने लगते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, है ना, तो ये इससे बचने के लिए क्या करते हैं, ये कुछ इस तरीके से वाटर में फर्दर फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ पे हेड इसका बाहर हो जाएगा और यहाँ पे टेल जो होगी ना वो इसकी अंदर आ जाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म कर लेते हैं। तो इस चीज़ को फॉर्म करने को ही हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, यहाँ पे कह देते हैं हम यहाँ पे एसोसिएट कोलॉइड, ठीक है, एसोसिएट कोलॉइड, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखोगे कि यहाँ पे क्या फॉर्म होगा एट द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोप, तो उसको हम यहाँ पे कह देते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। नाउ मूव इन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नाउ हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 15। तो 15 क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करेगा। नाउ टिंडल इफेक्ट जो शो करता है, पहली चीज़ तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि टिंडल इफेक्ट कौन शो नहीं करेगा। तो टिंडल इफेक्ट आर नॉट शोन बाय द ट्रू सोल्यूशन, ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट जो होते हैं वो ट्रू सोल्यूशन शो नहीं करेंगे, तो ट्रू सोल्यूशन है ना वो शो नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और सेकंड चीज़ है जो शो करेंगे वो कौन होंगे, वो होंगे कोलॉइडल सोल्यूशन, ठीक है, कोलॉइडल सोल्यूशन जो होंगे इसको शो करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि कोलॉइडल सोल्यूशन के थ्रू यहाँ पे लाइट हम पास करते हैं, विजिबल लाइट, तो वो यहाँ पे हमें एल्यूमिनेटेड कॉनिकल पाथ देता है, ठीक है, तो उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है उसको देखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप बिलो द CMC, ठीक है, तो यहाँ पे CMC जो है वो है क्रिटिकल मिसिले कंसंट्रेशन। इसके नीचे अगर यहाँ पे कुछ भी चीज़ होगी ना तो वो यहाँ पर ये मिनिमम कंसंट्रेशन होता है जब एक सोल्यूशन जो होता है कोलॉइडल होता है, तो कोलॉइडल यहाँ पे इससे बिलो नहीं बन सकता, ठीक है, जब ये ज़्यादा होगा तो ही यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा, कोलॉइडल सोल्यूशन होगा, और कोलॉइडल सोल्यूशन होगा तो वहीं से हमारे क्या होगी, टिंडल इफेक्ट वहीं से शोन होगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सो अबव द क्रिटिकल मिसिले कंसंट्रेशन, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, देखो NaCl को हम वाटर में डालते हैं तो वो ट्रू सोल्यूशन बन जाता है, तो वहाँ से यहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर, तो आप शुगर को पानी में डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उससे भी यहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, मेथड बाय विच द लायोफोबिक सोल कैन बी प्रोटेक्टेड, तो ऐसा मेथड बताना है जिससे हम लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो लायोफोबिक सोल को जब मैंने आपको कराया था तो लायोफोबिक सोल को हम यहाँ पे लायोफिलिक सोल के एडिशन से प्रोटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है करेक्ट। होता क्या है, यहाँ पे जो लायोफिलिक सोल होते हैं ये क्या बना लेते हैं, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं, ठीक है, तो ये फॉर्म कर लेते हैं प्रोटेक्टिंग कवरिंग, ठीक है, कवरिंग है ना अराउंड दी, है ना, लायोफोबिक सोल, ठीक है, सोल, तो ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं लायोफिलिक सोल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 17 कर रहे हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट समटाइम्स गेट कन्वर्टेड टू द कोलॉइडल सोल्यूशन बाय, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलॉइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट होता है बाय द मेथड ऑफ कोगुलेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, डिफ्यूजन, प्रेसिपिटेशन। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन से होता है। तो प्रेसिपिटेशन से क्या होता है, यहाँ पे हम प्रेसिपिटेशन में क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड यहाँ पे प्रेसिपिटेशन लेते हैं, उसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम उसमें ऐड कर देते हैं एक सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर देती हूँ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करते हैं उसके बाद हम इसको शेक करेंगे,
ठीक है। तो शेक करने के बाद यहाँ पे हमारा कोलोइडल सोल्यूशन हो जाएगा रेडी। ठीक है, तो कोलोइडल सोल्यूशन इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल हैव द मैक्सिमम कोगुलेटिंग वैल्यू फॉर Ag। यहाँ पे देखो एक कॉमन आयन जो है वो हमें Ag दिख रहा है, Ag प्लस दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पे ये है कि इनमें से यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, पहली बात। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट विल हैव अ मैक्सिमम कोगुलेटिंग वैल्यू। नाउ मैक्सिमम कोगुलेटिंग वैल्यू का एक फंडा होता है, जैसे कोगुलेटिंग वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कोगुलेटिंग वैल्यू यहाँ पे जिसकी जितनी ज़्यादा होगी, है ना, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ उसकी उतनी ही कम यहाँ पे कोगुलेटिंग या फिर कोगुलेशन पावर होगी। ठीक है, तो ये फंडा याद रखना है आपने, ये एग्ज़ाम के लिए, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा पावर यहाँ पे कम होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कोगुलेट यहाँ पे इसको करेगा, क्योंकि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इसको कोगुलेट करने आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास एजेंट दे रखे हैं, कोगुलेटिंग एजेंट, तो उनको देख लेते हैं बारी बारी से। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे S। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें इनमें से नेगेटिव चेक करना है, तो यहाँ पे S होगा, तो ये S2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा PO4 3 माइनस, यहाँ पे SO4 2 माइनस, और यहाँ पे Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर हमें प्लस में क्या देखना है, यहाँ पे कोगुलेटिंग वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी पावर कम होगी यहाँ पे। तो पावर यहाँ पे किसकी कम है, यहाँ पे चार्ज की, यहाँ पे Cl माइनस की सबसे ज़्यादा कम वैल्यू है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अ कोलोइडल सिस्टम हैविंग अ सॉलिड सब्सटेंस एज अ डिस्पर्स्ड फेज एंड अ लिक्विड एज अ डिस्पर्स्ड मीडियम। तो यहाँ पे हम डिस्पर्स्ड मीडियम में यहाँ पे हम ले रहे हैं क्या, लिक्विड ले रहे हैं, और डिस्पर्स्ड फेज में हम यहाँ पे ले रहे हैं सॉलिड। तो इन दोनों के मिक्सचर से यहाँ पे क्या बनता है, इन दोनों के मिक्सचर से यहाँ पे बनती है सोल। ठीक है, तो ये टेबल दे रखी थी, सोल वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी कर लिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे है ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा 4th करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 20। नाउ हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। द वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉलोइडल सॉल्यूशन आर ऑफ ए स्मॉल ऑर्डर इन कंपैरिजन टू दोज ऑफ शोन बाय ट्रू सॉल्यूशन। मतलब कि जो वैल्यूज़ होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन वो स्मॉल ऑर्डर की होती हैं ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ऑफ द सेम कंसंट्रेशन, क्योंकि कॉलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हमें इसमें फिट करके देखने होंगे। देखो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे आर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। तो आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन में यहाँ पर जो होता है एक जो पार्टिकल होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। अब यहाँ पर जो ट्रू सॉल्यूशन में यहाँ पे अगर ट्रू सॉल्यूशन का एक पार्टिकल या फिर बहुत सारे पार्टिकल मिल के यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, ये मानते हो, तो ट्रू सॉल्यूशन यहाँ पे मिल के क्या बनाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो होता है, यहाँ पे सपोज करो अगर यहाँ पे 100 ने मिल के बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडर करो कि यहाँ पे जैसे 100 थे पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन के, उसने यहाँ पर मिलके इनने आपस में यहाँ पर 1 या 10 भी बना लिया या 1 बना लिया, तो यहाँ पे तो 1 ही कंसीडर किया जाएगा ना। तो यहाँ पे ये डिपेंड किस पे कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट्स जो होते हैं वो यहाँ पर लेस होते हैं किसमें, कोलोइडल पार्टिकल्स में। ठीक है, लेस इन नंबर टू दैट ऑफ कंपेरिजन ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 4th करेक्ट होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग डायग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं, इन अ सीक्वेंस ऑफ ए स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस इन अकॉर्डेंस विद द मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे हेट्रोजेनस में हम यहाँ पे बात करेंगे या फिर किसी में भी कैटालिसिस में करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे इन्वॉल्व करना है हमें। तो होगा क्या यहाँ पे, सबसे पहले फर्स्ट जो होगा हमारा ऑप्शन वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं सरफेस पे, तो पहला तो करेक्ट है। ठीक है, तो पहला तो करेक्ट है, मैं कह सकती हूँ ए। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरा स्टेप जो होता है वो इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे
सॉरी, पहला जो होगा यहाँ पे वो क्या होता है, डिफ्यूज़ करेंगे। सेकंड जो होगा वो यहाँ पे क्या करेंगे, एड्सॉर्ब करेंगे, ठीक है, फिर इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, यही तो होता है ना यहाँ पे। तो एड्सॉर्ब के लिए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड हो जाएगा, तो सी, ठीक है, एड्सॉर्ब करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे बी। फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, उससे डिसॉर्प्शन होगी जो कि यहाँ पे फोर्थ है। फिर उसके बाद डी, देन उसके बाद क्या होगा, फिर प्रोडक्ट और हमारा रिएक्टेंट यहाँ पे बन जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारा आ जाएगा ई, ठीक है। तो ये ऑर्डर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन अ मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग मुझे बताना था, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आप जब ऑप्शन मैच करोगे तो ऑप्शन ए, सी, बी, डी, ई, ऑप्शन नंबर आई एम सॉरी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर हमारा 21, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 22, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एट द रिवर्स मीट द सी। देखो डेल्टा कहाँ पे फॉर्म करते हैं, जहाँ पे रिवर मीट करती हैं, ठीक है। बात करोगे रिवर की और सी की, ये दोनों की दोनों जो होती हैं यहाँ पर, ये क्या होते हैं, इसमें दोनों में इनमें अपोजिट चार्ज होते हैं। जो कोलोइडल, ये दोनों ही अगर जैसे ये दोनों है, रिवर का पानी है और सी का पानी है, ये आपस में अपोजिटली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो फर्दर ये यहाँ पे क्या होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और ये यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेडिमेंटेशन कर देते हैं। तो सेडिमेंटेशन के थ्रू यहाँ पे ना एक ऐसी प्लेस बन जाती है जिसको हम डेल्टा कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके थ्रू हो रही है, तो चार्जेस के इंटरेक्शन से बन रही है, अपोजिट चार्ज के इंटरेक्शन से बन रही है, तो इसे कोगुलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 22। Now move on to the next question, which of the following curves in accordance to the Freundlich adsorption isotherm, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना है, इसमें हमने पढ़ा क्या क्या था, ठीक है। जब हम पढ़ रहे थे फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, तो मैंने आपको यहाँ पे एक आइसोथर्म कराया था टू द एक्सटेंट ऑफ यहाँ पे एड्सॉर्प्शन इन कंपैरिजन विद द टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो ग्राफ बन के रेडी हो रहा था। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा ग्राफ बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमसे ये नहीं पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमसे इसको ये नहीं पूछा है, इसको हमें पूछा है लॉग के टर्म में, ये लॉग के टर्म में पूछा है। तो यहाँ पे ये इसके एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन में हमने यहाँ पे पढ़ना था, रिवीजन करा दिया इन शॉर्ट मैंने आपका। तो यहाँ पे लॉग के टर्म में पूछा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे x/m मैंने यहाँ पे लिखा था इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n। तो अब मैं क्या करूँगी, दोनों साइड लॉग ले लूँगी। तो लॉग लेंगे तो यहाँ पे x/m होगा इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n, ठीक है। ये पावर आगे आ जाती है लॉग में, लॉग p, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसकी तरह इक्वेशन बना रहा है, y इज इक्वल टू, है ना, c प्लस mx या mx प्लस c भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो c है, ये हमारा इंटरसेप्ट की तरह एक्ट करेगा, है ना, इंटरसेप्ट की तरह एक्ट करेगा। और ये जो है 1/n और m जो है ये हमारा स्लोप की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑप्शन में जब इस तरीके का आप ग्राफ देख रहे हो, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारी इंटरसेप्ट हो जाएगी और ये हमारी स्लोप हो जाएगी, ठीक है। तो स्लोप हमारी क्या थी, स्लोप जो हमारी थी वो क्या थी, स्लोप जो हमारी थी वो क्या थी, 1/n थी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट for the question number 23. Now move on to the next question which is 24. Which of the following is not responsible for the presence of electric charge on the sole particle, ठीक है। इनमें से कौन सा यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, तो नहीं है वाला बताना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल, इससे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज आ ही जाएगा जब इलेक्ट्रॉन आएगा। एड्सॉर्प्शन ऑफ आयनिक स्पीसीज फ्रॉम द सोल्यूशन, इससे भी आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इससे भी आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयनिक स्पीसीज फ्रॉम द सॉल्यूशन, इससे नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज एप्लीकेबल टू द प्रोसेस ऑफ शोन इन द गिवन फिगर। दिस इज द फिगर गिवन हियर। नाउ द फिगर देख के आप डर जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा देखो कि यहाँ पे एक कुछ बीकर है जिसमें सोल्यूशन है ऑफ रॉ शुगर जो कि येलोइश ब्राउन था पहले, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि कॉलम ऑफ एनिमल चारकोल यहाँ पे हमने लगाया, तो यहाँ पे कुछ हमें कलरलेस सोल्यूशन
हमें रिसीव हुआ। तो सिंपल सी बात है, कलर गायब हो गया, तो ये कौन से फिनोमेना में होगा? जब मैंने आपको एग्जांपल्स की लिस्ट दी थी अपने वन शॉट रिवीजन में, हैंड रिटन नोट्स में मैंने वहाँ पे मेंशन करके रखा था ये एग्जांपल्स कर लो, एडजॉर्प्शन का इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे भी ये मैंने दिया था। तो वहाँ पर क्या है कि यहाँ से कलर गायब हो रहा है, तो कलर गायब हो रहा है तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? एडजॉर्प्शन का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? 2 फॉर द क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, है ना। अगर आपको आगे के क्वेश्चंस भी चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता देना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ना मूव इन टू द नेक्स्ट चैप्टर, है ना। वी विल मीट अप टू द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन कीप स्टडिंग।